जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 9। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ के बैचेस चल रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन करना हो या एफकेट जीके की ई बुक चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। आपको पता है कोविड के बीच में बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये बनाया किस किंग ने था। देखिए वो किंग कौन सी डायनेस्टी के थे ये भी पता होना चाहिए। कौन सी डायनेस्टी थी? गंगा डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है। और बनाया किसने था उनका नाम भी आपने याद रखना है, अनंत वर्मा। अनंत वर्मा जी ने जो गंगा डायनेस्टी के किंग थे उन्होंने इसको बनाया था। दूसरी चीज, अगर आपको पूछा जाए बे ऑफ बंगाल में कौन से दो टेम्पल्स हैं जो सेलर्स के लिए लैंडमार्क एक्ट करते हैं, तो वो कौन से हैं? पहला है जगन्नाथ टेम्पल, दूसरा है कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए बे ऑफ बंगाल में कौन से दो टेम्पल्स हैं जो सेलर्स के लिए लैंडमार्क की तरह एक्ट करते हैं, दोनों के नाम पता होने चाहिए। दूसरा, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसको कहा जाता है वाइट पगोडा। वाइट पगोडा, ये जो पगोडा है इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं। और जो कोणार्क टेम्पल है ना उसको कहते हैं ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाइट पगोडा कहते हैं इसे जगन्नाथ टेम्पल को, ब्लैक पगोडा कहते हैं सन कोणार्क टेम्पल को। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले एक और चीज़ याद रखना कि इस टेम्पल का संबंध किसके साथ है, तो इसका संबंध है वैष्णविज्म के साथ, यानी कि विष्णु भगवान को जो फॉलो करते हैं उनके साथ। इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे भक्ति सेंस हैं उनका भी रिलेशन जगन्नाथ टेम्पल के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बिल्कुल भी मत भूलना कि गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे अनंत वर्मन, उन्होंने ये जो है टेम्पल बनाया था। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं मोपला अपराइजिंग। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मानकर चल सकते हैं। सीएपीएफ या सीडीएस में ये आएगा ही आएगा। मोपला अपराइजिंग हुई कब? 1921 में। पहला रीज़न कि अगले साल इसके 100 वर्ष जो है पूरे होने वाले हैं। दूसरा, ये जो आपके सामने नाम लिखा है ना, वरियन कुनाथू कुंज अहमद हाजी, इनके ऊपर पिक्चर आने वाली है। और ये लीडर थे, लोकल लीडर थे जो मोपला अपराइजिंग में जिनका सबसे बड़ा रोल था। और इनके ऊपर आने वाली है पिक्चर केरला में। और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसी की वजह से मोपला अपराइजिंग पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोपला अपराइजिंग में हुआ क्या था, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है और क्यों कंट्रोवर्सी जो है इतनी हुई है इस पर। ये जो मोपला थे ना, ये मुस्लिम लोग थे। कौन थे? मुस्लिम लोग। अब हुआ क्या, वहाँ पर इनका जो गुस्सा था वो क्यों बढ़ गया? देखिए गुस्सा इस वजह से बढ़ गया कि जो पहले ये मुस्लिम लोग थे ये जिनकी ज़मीनों पे रहते थे उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे हिंदू। उनके लैंडलॉर्ड्स जो थे वो हिंदू लोग थे। अब हुआ क्या, टाइम के साथ साथ जो है, पहले तो इनको उन ज़मीनों से, उनके घरों से कोई भी नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो लॉज जो थे इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनसे वहाँ पर जो रहने का रेंट है वो बढ़ा दिया गया। इनकी जो है एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होनी शुरू हो गई। तो अब हुआ क्या, इनका ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी जो है गुस्सा बढ़ने लगा। अब ये बात है 1921 की। आपको पता है 1920 में ही जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी द्वारा वो हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुई, यानी कि शौकत अली हो गए, महात्मा गांधी हो गए। तो इस वक्त जो है वो उनका नाम नेशनल लीडर्स के रूप में सामने आ रहा था। तो पहले तो
उसी की आड़ में, ये जो नेशनल मूवमेंट थी उसी की आड़ में मोपला अपराइजिंग शुरू हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन नेशनल लीडर्स का इतना इंटरेस्ट नहीं था। पहले पहले जो नेशनल लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी हो गया, शौकत अली हो गया, तो वो भी केरला में विजिट करते थे। लेकिन उसके बाद ये जो लीडरशिप्स है लोकल लीडर्स के पास आ गई। वो लोकल लीडर्स कौन कौन से थे? एक तो थे अली मुसालयार, दूसरे थे सिथी कोया थंगल, और पहले थे जिनके ऊपर पिक्चर आ रही है वरियन कुनाथू कुंज अहमद हाजी। तो ये थे लोकल लीडर। इनके पास जब लीडरशिप आ गई और एक टाइम आया जब इनके अरेस्ट शुरू हो गए, तो वहां से एक वायलेंस के रूप में ये जो अपराइजिंग थी वो देखने को मिली। इन्होंने स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिशर्स पर धावा बोल दिया था, लेकिन अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने उसके खिलाफ जो है एक्शन लेना था। उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगा दिया, उधर गोरखा रेजिमेंट को बुला लिया। तो एक बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव एक्शन लिया था उन्होंने मोपलास के खिलाफ, जिसकी वजह से इनके लोकल लीडर्स की अरेस्ट शुरू हो गई। तो उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ, गलत फहमियाँ शुरू हो गई। उन्हें ऐसा लगा जो हिंदूज हैं वो ब्रिटिशर्स को बताते हैं कि उनके लीडर्स कहाँ छुपे हुए हैं और उनकी एक एक खबर जो है उनको देते हैं। तो यहाँ से जो है मोपला अपराइजिंग ने एक यू टर्न ले लिया और उसके बाद लगभग 10,000 हिंदुओं को मारा गया था मुस्लिमों के द्वारा मोपला अपराइजिंग में। तो बहुत जो है खराब बर्ताव हुआ, यानी कि जो अपराइजिंग एक्चुअल में शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो एंड कहाँ पर हुआ, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट में। तो ये जो है मोपला अपराइजिंग में हुआ था। 10,000 जो है हिंदू इसमें मारे गए थे, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर सभी। तो अब हुआ क्या, बाद में जो एक्चुअल डाटा आया था उसमें जो है टेम्पल्स, चर्चेस बहुत सारे ध्वस्त हुए थे, ये भी आया था। इसके अलावा मोपला अपराइजिंग का एक रीज़न ये भी था कि मॉस्क जो था उसके ऊपर भी हमला किया गया था, पुलिस के द्वारा रेड की गई थी। उसके बाद भी ये जो कन्फ्लिक्ट था ये काफ़ी वायलेंस के रूप में सामने आया। तो यही मेन रीज़न था इस कंट्रोवर्सी का, जिसकी वजह से जिसके ऊपर ये जो है पिक्चर आ रही है। आपको पता होना चाहिए मोपला अपराइजिंग के बारे में। 1921 अगले वर्ष जो है इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा और भयानक जो है रेबिलियन था, क्योंकि 10,000 तक हिंदू जो है इसमें मारे गए थे। इसके अलावा अगर बाकी डाटा भी अगर हम देखें तो 2 से 2,500 जो है मुस्लिम इसमें मारे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब वो इस रिबेलियन को जो है सप्रेस कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान देखने को मिला था, प्रॉपर्टी का भी और जान माल का भी। तो चलिए चलते हैं आगे। बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए लाल बाल पाल में आपको पता है कि बाल जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1920 को, यानी कि इनकी डेथ एनिवर्सरी अभी अभी निकली है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं इनकी पुण्यतिथि को। अब देखते हैं जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी है ना, जब कुछ ऐसा होता है ना, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 75 हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं CDS या CAPF की, तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब इनको किसने दिया था, कौन इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बुलाता था, तो वो बुलाते थे महात्मा गांधी जी। दूसरा, ब्रिटिशर्स इन्हें क्या कहते थे, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तीसरा, इन्होंने बुक लिखी थी गीता रहस्य, कहाँ से, जेल से। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये उस वक्त कौन सी जेल में थे जब इन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी थी। तीसरा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 1884। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा 2 न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा ये शुरू किसने किए थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने। याद क्या रखना है, केसरी न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज में था, तो ये था मराठी लैंग्वेज में। लेकिन मराठा न्यूज़पेपर कौन सी लैंग्वेज था, ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। केसरी न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में, मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में। दोनों किसने शुरू किए, बाल गंगाधर तिलक जी ने। इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं। देखिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। पार्लियामेंट पूरी कोशिश कर रही है इनके ऊपर नए लॉज लाने के लिए, ताकि ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए। अब होता क्या है, अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो उस केस में सेंटर गवर्नमेंट के पास जाया जाता है, सेंटर गवर्नमेंट के पास। अब सेंटर गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं, अगर वो फैसला नहीं करवा पाते तो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं जो इसका फैसला करते हैं कि अब ये डिस्प्यूट है, इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो हैं इस वक्त एक्टिव हैं। आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि कौन से वाटर डिस्प्यूट में कौन कौन सी स्टेट जो है इंक्लूडेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। चार्ट मैंने आपके सामने ले लिया है, इनमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पे कृष्णा जो वाटर डिस्प्यूट है ना, उसके 2 ट्रिब्यूनल्स अभी एक्टिव हैं, 2 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो दोनों में स्टेट्स जो है अलग अलग हैं, ध्यान में रखना। अगर आपको पूछा जाए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 जो है उसमें कौन कौन सी स्टेट का रोल है, तो उसमें है महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का। लेकिन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का ट्रिब्यूनल 2 जो है उसमें कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि तेलंगाना एक्स्ट्रा है, याद रखना। ट्रिब्यूनल 1 में नहीं है तेलंगाना, ट्रिब्यूनल 2 में है। अब गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, नर्मदा हो गया, कावेरी हो गया, ये एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। यानी कि कौन सा डिस्प्यूट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है उसमें कौन कौन सी स्टेट कंसर्न है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोदावरी का जो वाटर डिस्प्यूट है उसमें कितनी स्टेट्स जो है इंक्लूडेड है। अब देखिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि 5। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है उसमें कौन कौन सी स्टेट जो है इंक्लूडेड है। नीचे ऑप्शन दी होंगी 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से भी क्वेश्चन याद रखना, ध्यान में रखना कौन सा स्टेट जो है इसमें इंक्लूडेड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए अभी अभी राज्यसभा में जो है कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे, तो क्वेश्चन बन सकता है। पहला, राज्यसभा जो है ये फीचर कहाँ से उठाया गया है, तो देखिए ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना यूनाइटेड किंगडम का, उससे इंस्पायर्ड है हमारा राज्यसभा। दूसरा, परमानेंट बॉडी है, यानी कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। तीसरा, टेन्योर होता है हर मेंबर का 6 इयर्स का, और हर 2 साल बाद जो है 1/3 रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है, वेकेंट होती है, तो उनके भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम। तीसरा, चेयरमैन इसके कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 250। अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 245 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है इस वक्त। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या याद रखनी है कि हमें कौन सा आर्टिकल बताता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हमारे राज्यसभा की 250 हो सकती है। तो यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल है 80। नॉमिनेट होते हैं 12 मेंबर्स, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि 238 मेंबर्स जो हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती हैं। कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। इनफैक्ट अब 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, 3 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ध्यान में रखना। तीसरा जो है अलोकेशन ऑफ सीट्स, तो देखिए 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि ये जो सीट्स हैं हमारी राज्यसभा की जो डिवाइड होती हैं यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट्स में, तो ये कौन से शेड्यूल के अंडर आता है, तो ये आता है 4th शेड्यूल के अंडर। आपको बाकी चीजें पता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिटीजन होना चाहिए, उम्र जो है राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए, और बाकी सारी जो कंडीशंस है वो तो नॉर्मल है। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि किन केसेस में राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, तो ये आर्टिकल है 102। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो राज्यसभा के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।